दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः मैं एक नया टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह टॉपिक लगभग कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ख़ासकर UGC नेट में तो पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इस नए पैटर्न के हिसाब से आपकी तैयारी करवा रहा हूं। दोस्तों अगर हम बात करें प्रगतिवाद की, तो प्रगतिवाद का अर्थ होता है उन्नति करना या आगे बढ़ना। प्रगतिवाद उन विचारधाराओं या आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जो सामाजिक व आर्थिक नीतियों में बदलाव या परिवर्तन के पक्षधर हों। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो प्रगतिवाद है उसका सीधा संबंध मार्क्सवाद से है। और बात करें तो प्रगतिवाद का प्रवर्तन पाश्चात्य देशों में ही हो गया था। 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी और उसकी एक शाखा भारत में भी खोली गई 1936 ईस्वी में, और यह शाखा लखनऊ में खोली गई थी, जिसके अध्यक्ष यानी इस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। और इसके पश्चात 1938 ईस्वी में इसका दूसरा अधिवेशन भी होता है, जिसके अध्यक्ष रविंद्रनाथ टैगोर जी को बनाया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी लखनऊ के अधिवेशन में अपना भाषण देते हुए साहित्य की ओर इंगित किया था कि साहित्य किस प्रकार से होना चाहिए। उन्होंने कहा जो साहित्य है वह मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज का हित करना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों पर, ज़्यादा समय ना लेते हुए। अगर देखें तो शोषण का विरोध इस युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। शोषण का विरोध अगर हम बात करें निराला जी की, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुरमुत्ता में लिखते हैं साफ साफ कि सुन बे गुलाब, लिखते हैं कि सुन बे गुलाब, कुकुरमुत्ता में लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं निराला जी? याद रखिएगा ये पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सुन बे गुलाब, सुन बे गुलाब, भूल मत, भूल मत, सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई, जो पाई खुशबू रंगों आब, पाई खुशबू, खुशबू रंगों आब, रंग ओ आब, सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। याद रखिएगा इतनी पंक्तियों से आपको याद हो जाना चाहिए कि ये पंक्तियां किसकी है। सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद्य का तूने अशिष्ट, और डाल पर इठला रहा है कैपिटलिस्ट। तो दोस्तों कैपिटलिस्ट जो शब्द आया है यह पूंजीपति के लिए आया है। एक तरफ शोषित वर्ग, एक तरफ शोषक वर्ग, दोनों के बीच में हमारा समाज रहता है और वो हमेशा शोषित वर्ग उसी में पिसता रहता है। तो दोस्तों सीधा सीधा कटाक्ष किया निराला जी ने और कहा सुन बे गुलाब, यानी इधर अगर हम बात करें जो गुलाब है वह शोषक वर्ग है और जो कुकुरमुत्ता है वह शोषित वर्ग है। गुलाब शोषक और कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग का प्रतीक बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों के बीच की, तो गुलाब और कुकुरमुत्ता दोनों ही समाज में रहते हैं, लेकिन एक समाज का शोषक है और एक शोषित है। इसी प्रकार से दोस्तों निराला जी की तरह बहुत सारे प्रगतिवादी कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है। अगर हम बात करें समतामूलक समाज के निर्माण की, तो समतामूलक समाज के निर्माण का अर्थ है कि एक ही समाज में जब सभी व्यक्ति रहते हैं तो कौन छोटा कौन बड़ा,
ना जाति ना पाति, ना कोई वर्ग ना कोई भेद। तो दोस्तों इस तरफ लेखनी कवियों ने उठाया और कहा कि समाज को समता मूलक होना चाहिए, यानी समान अधिकार समान कर्तव्य, किसी को किसी के अधिकार से वंचित ना किया जाए, ये उनकी मुख्य वाणी रही है। दोस्तों देखते हैं कि कौन सा कवि है जो समता मूलक समाज की ओर इशारा करता है। अगर हम बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, अगर हम बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, तो केदारनाथ अग्रवाल क्या बताते हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, देखिएगा किस प्रकार से विषमता मूलक समाज बना हुआ है। और उस विषमता मूलक समाज में क्या है कि एक बाप अपने बेटे को बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि बाप बेटा, याद रखिएगा, बाप बेटा बेचता है, बाप बेटा बेचता है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बेचता है भूख से बेहाल होकर, बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, और धर्म धीरज, धर्म धीरज प्राण खोकर, प्राण खोकर, प्राण खोकर। दोस्तों ये पंक्तियां भी आप याद करते चलिए। इस प्रगतिवादी काव्य की कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं और प्रवृत्ति के साथ साथ ये कौन कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां खासकर यूजीसी नेट में सीधा मिलाने के लिए, मैच करने के लिए आती हैं। इसी वजह से इस पंक्ति को हमको लिखना पड़ा। तो बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, और धर्म धीरज प्राण खोकर। एक बाप अपने बेटा को किस प्रकार से बेच सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये विषमता मूलक समाज में ऐसा होता है। दोस्तों अगर हम बात करें शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषितों की दीनता का चित्रण, तो अगर हम बात करें शुरुआत में ही शोषण के विरोध में कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ की हम बात करते हैं यहाँ पर। नागार्जुन, बाबा बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन अपनी रचनाओं में क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन क्या लिख रहे हैं? नागार्जुन लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक, लिख देते हैं, कई दिनों तक, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा रोया, और चाकी रही उदास, चाकी रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चाकी रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो दोस्तों इस प्रकार से नागार्जुन बड़े ही निडर और साहसी कवि रहे हैं, सीधा सीधा वार करते हैं, किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जैसे अगर हम बात करें सीधा, जो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके ऊपर सीधा सीधा नागार्जुन ने कटाक्ष किया कि इंदू जी क्या हुआ आपको, हिंदू जी क्या हुआ आपको। इस प्रकार से सीधा सीधा वार करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से नागार्जुन और कहीं पर लिखते हैं अपनी रचनाओं में, क्या लिखते हैं देखिए जरा। लिखते हैं कि घुन खाए सहतीरों पर, घुन खाए सहतीरों पर, और 12 खड़ी विधाता बाँचे। क्या लिखते हैं? घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, 12 खड़ी विधाता बाँचे, विधाता बाँचे। और क्या लिखते हैं? फटी भीत है, छत चूती है, और आले पर बिशतुइया नाचे। क्या लिखते हैं? फटी भीत है, फटी भीत है, छत चूती है। देखिए क्या बेहाल है पूरा समाज। एक तरफ एक वर्ग ऐसा है जो खा पी कर आराम से लग्जरियस अपना लाइफ, अपना जीवन बिता रहा है, और एक तरफ एक शोषित समाज है जिसे एक मीटिंग की रोटी नसीब नहीं होती है, पानी पीने के लिए नसीब नहीं होता है। ऐसा समाज हमारे देश में रहा है। इसी समाज
को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए इन कवियों ने अपना जो भरसक प्रयास किया, उसके लिए हिंदी साहित्य हमेशा कृतज्ञ रहेगी। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी, विधाता बाँचे फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को सचेत करते हुए और उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आह्वान करते हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हम, आपने नाम सुना होगा दिनकर जी का। दिनकर जी भी जो शोषितों की दीनता का चित्रण करते हैं वो भी बड़ा ही सुंदर है। क्या लिखते हैं जरा देख लीजिए। दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं। दिनकर क्या लिखते हैं, वो भी विषमता मूलक समाज की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं कि देखिए, श्वानों को मिलता दूध यहाँ, श्वानों को यानी कुत्तों को, श्वानों को मिलता दूध भात, अब भूखे बच्चे अकुलाते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, श्वानों को मिलता दूध भात, अब भूखे बच्चे अकुलाते हैं, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। और क्या लिखते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से प्रगतिवादी कवियों ने लोगों की मुसीबत को, उनके दर्द को, उनके शिकवा को बयां किया अपनी लेखनी के माध्यम से। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्रांति की भावना। ये क्रांति का आवाहन करने के लिए ही एक बहुत बड़ा आंदोलन ये चलाया गया, जिसे आप प्रगतिवाद कहते हैं। तो क्रांति की ओर भी इशारा करते हुए कवियों ने लिखा। क्रांति की भावना में अगर बात करें हम, केदारनाथ अग्रवाल ने सीधा सीधा लिखा। क्या लिखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, याद रखिएगा, ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। लिखते हैं, काटो काटो कर भी काटो, मारो मारो हंसिया। क्या लिखते हैं, काटो कर भी काटो, अब मारो मारो हंसिया। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं, मारो मारो हंसिया। और क्या लिखते हैं, हिंसा और अहिंसा क्या है, 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 अहिंसा क्या है, जीवन में बढ़े हिंसा क्या है, जीवन में बढ़े हिंसा क्या है, हिंसा क्या है। अगर हम बात करें कि एक कवि जिस प्रकार से अपनी लेखनी के माध्यम से वार करता है, उसी प्रकार से समाज को भी आगाह करने का प्रयास कर रहा है कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अगर आपको मरना पड़े तो मरिए, लेकिन अधिकारों का दोहन नहीं होना चाहिए, यानी अपने अधिकारों के लिए आदमी को मर मिट जाना चाहिए। इस वजह से अगर हम बात करें पाश्चात्य काव्य की, तो वहाँ पर भी पाश्चात्य काव्य में भी लोगों ने अपने अधिकारों को लेने के लिए प्रेरित किया है। और वहीं पर मार्क्सवाद में भी कहा गया, मार्क्सवादी कवियों ने या चिंतकों ने कहा कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो दोस्तों, उसी का प्रतिरूप है प्रगतिवाद। अगर बात करें हम, दिनकर जी यहाँ भी लिखते हैं दोस्तों, दिनकर यहाँ भी
पुनः लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देख लीजिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां दिनकर जी की यहाँ पर आती हैं। क्या कहते हैं? हटो हटो व्योम के, हटो व्योम के मेघ, हटो व्योम के मेघ पंथ से, हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग स्वर्ग लूटने हम आते हैं, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, हम आते हैं। और क्या लिखते हैं? दूध दूध ओ वत्स, दूध दूध वो वत्स, दूध दूध वो वत्स, वो वत्स तुम्हारा, दूध दूध वो वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। क्या लिखते हैं? दूध खोजने हम आते हैं, दूध खोजने हम आते हैं, हम आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा कि हटो व्योम के पंथ, हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध वो वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। दोस्तों अब हम अगर बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, तो वो भी लिखते हैं सीधा सीधा कि माझी न बजाओ बंसी, क्योंकि जहाँ पर तलवार का कार्य होता है वहाँ पर बंसी का कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों देखें, लिखते हैं केदारनाथ अग्रवाल कि माझी न बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता है, मेरा प्रण टूटता है, जैसे मन डोलता है। तो क्या लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल भी क्रांति की भावना की ओर लोगों को प्रेरित किया और कहा कि माझी न बजाओ बंसी, माझी न बजाओ बंसी, माझी न बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है, जैसे तन टूटता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्रांतिकारी भावना के कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आगाह किया और अधिकारों को प्राप्त करने की उन्हें उत्साहित किया। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं नारी चित्रण को। नारी चित्रण की बात करें तो नारी का चित्रण तो हर युग में हुआ है, वो चाहे आदिकाल रहा हो, चाहे भक्ति काल रहा हो, चाहे रीतिकाल रहा हो, और चाहे आधुनिक काल में भारतेंदु रहा हो, चाहे द्विवेदी रहा हो, द्विवेदी युग रहा हो, और चाहे छायावाद हो, लेकिन प्रगतिवाद में जो नारी का चित्रण हुआ है वो कुछ अलग ही है। देखिए दोस्तों, लिखा जाता है, प्रगतिवाद में लिखा है कि मुक्त करो, क्योंकि जो नारी थी वो सदियों से हमेशा बंदिनी रही है, इस वजह से नारी को मुक्त करने का आह्वान किया प्रगतिवादी कवियों ने। क्या लिखा? मुक्त करो नारी को, मुक्त करो नारी को मानव, क्योंकि मानव ही बंदी बनाए रखा हुआ है, मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदिनी नारी को, चिरबंदिनी नारी को, चिरबंदिनी नारी को। क्या लिखा? कि मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदिनी नारी को, मुक्त करो नारी को। इस प्रकार से दोस्तों नारी का चित्रण भी बहुत सुंदर हुआ है प्रगतिवाद में। और यदि बात करें हम इससे इतर, तो कवियों को फटकारते हुए, अन्य कवियों को जो पहले के कवि रहे हैं उनको भी फटकारते हुए प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों ने उनसे प्रश्न किया। और प्रश्न किस प्रकार से करते हैं, देखिए किस प्रकार से लिखते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से तुम रोए या अज रोए थे। वो साफ साफ कहते हैं कि जो इंदुमती के बारे में तुमने वर्णन किया है, वह जो दुख है वो अज का है या तुम्हारा है, कि तुम्हारी प्रियतमा तो कहीं नहीं खो गई है। तो दोस्तों ये आपने देखा, हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा आज का। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की हम नई नई वीडियो लाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे।